नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो दुनिया का माहौल बदल रहा है, इसमें भारत अपनी जगह कैसे बना रहा है। हमारे पास एक हालिया विश्लेषण है जो इसी उथल-पुथल, चुनौतियों और हाँ, मौकों को भी टटोलता है। जी बिल्कुल। कोशिश यही है समझने की कि आज की इस आप कहिए उलझी हुई दुनिया में भारत असल में खड़ा कहाँ है, खासकर तब जब दुनिया के समीकरण काफी तेजी से बदल रहे हैं। तो फिर मुद्दे पर आते हैं सीधा। विश्लेषण में एक बात कही गई है कि ये जो हालिया ऑपरेशन सिंदूर था, वो भारत के लिए एक तरह का रियलिटी चेक साबित हुआ। इसने हमारे साथियों के बारे में क्या दिखाया मतलब? हाँ, ये बात तो है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये साफ दिखा कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अपना जो नैरेटिव है, अपना पक्ष रखने में काफी जोर लगाना पड़ा। कई साथी देश वो पाकिस्तान पर सीधी उंगली उठाने से थोड़ा यूं कहिए कतरा रहे थे। अच्छा। हालांकि हाँ, बाद में अमेरिका ने टीआरएफ को, जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी, उसे आतंकी गुट माना और यूएन मॉनिटरिंग टीम ने भी अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया। तो देर से ही सही कुछ हुआ। अच्छा, तो मतलब अमेरिका देर से ही सही पर साथ आया। लेकिन क्या अमेरिका के साथ रिश्ते अब भी उतने ही मजबूत हैं? विश्लेषण शायद कुछ और भी इशारे कर रहा है। देखिए, विश्लेषण इस बात पर रोशनी डालता है कि अमेरिका का रवैया अब काफी लेन देन वाला हो गया है, ट्रांजैक्शनल जिसे कहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के समय से ही देखिए, व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल करना, जैसे रूस से तेल खरीदने पर भारत को चेतावनी देना, या फिर वो एनआईएसआर सैटेलाइट लॉन्च वाले दिन ही 25% टैरिफ लगा देना। हाँ हाँ। या अमेरिकी कंपनियों को कहना कि भाई भारत में पैसा मत लगाओ। ये सब चीजें भारत को सोचने पर मजबूर तो करती ही हैं। और लगता है सिर्फ यही नहीं, अमेरिका की कुछ और नीतियां भी हैं जो शायद भारत के लिए ठीक नहीं बैठ रही, जैसे पाकिस्तान से वापस नजदीकी या बांग्लादेश म्यांमार में उनका जो दखल है। बिल्कुल। एक तरफ अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते फिर से पटरी पर आते दिख रहे हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाने की कोशिशों की खबरें और म्यांमार में जो विरोधी गुट हैं उनको अमेरिका और यूरोप का समर्थन मिलना, ये सब भारत के पड़ोस में अस्थिरता पैदा कर सकता है। सही बात है। और ये हमारे हितों के खिलाफ जाता है। इससे आपसी भरोसे में कहीं ना कहीं कमी आती है। और अब तो ये भी खबर है कि अमेरिका ने एनवीडिया चिप्स चीन को फिर से बेचना शुरू कर दिए हैं और चीन के साथ किसी बड़ी भू राजनीतिक डील की भी सुगबुगाहट है। ये भारत के यकीनन चिंता की बात हो सकती है। अच्छा, तो एक तरफ तो ये अमेरिका वाला दबाव है, क्या यूरोपियन यूनियन मतलब ईयू, उधर से भी कुछ ऐसी चुनौतियां आ रही हैं भारत के लिए? हाँ, ईयू भी कुछ मामलों में अलग नहीं है। देखिए, उन्होंने भारत की वोडमार रिफाइनरी पर पाबंदी लगा दी, जिसमें रूस की कंपनी रॉसनेफ्ट का बड़ा हिस्सा है। हाँ। और मजे की बात यह कि कई यूरोपीय देश खुद रूस से किसी न किसी तरह छूट लेकर या पुराने सौदों के तहत ऊर्जा ले रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड दिखता है। हाँ। ऊपर से ईयू का वो कार्बन बॉर्डर टैक्स है और दूसरी व्यापारिक रुकावटें हैं, वो भी भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। ये तो मतलब दोनों तरफ से दबाव वाली बात हो गई। हाँ। और इस सब के बीच चीन क्या कर रहा है? सुना है वो भी हमारे आस पड़ोस में काफी सक्रिय है इन दिनों। चीन तो आप कहिए पूरी तरह सक्रिय है। एक तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय पहल का प्रस्ताव रखा है उसने। अच्छा। दूसरा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक बांग्लादेश में लालमुनिरहाट एयरबेस को फिर से चालू करने में मदद कर रहा है। हाँ। फिर अरुणाचल प्रदेश में जगहों के वो चीनी नाम जारी करना। हाँ, वो तो चल ही रहा है। दलाई लामा के उत्तराधिकारी के मामले में भी वो दखल देना चाहता है। रेयर अर्थ्स, दवाइयों के कच्चे माल यानी एपीआई, खाद जैसी जो जरूरी सप्लाई चेन्स हैं, उन पर भी उसका दबदबा बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी चिंता जो है वो है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे वो यारलुंग जांगबो कहते हैं, उस पर हमारी सीमा के पास एक बहुत बड़ा विशाल बांध बनाने की योजना। बाप रे, ये तो वाकई चारों तरफ से चुनौतियां दिख रही हैं। तो फिर भारत इन सब से निपट कैसे रहा है? मतलब कोई रणनीति है इस सब के लिए? हाँ, देखिए, अब भारत पहले से ज्यादा मुखर हो रहा है, ज्यादा खुलकर बोल रहा है। अमेरिका और ईयू के जो दोहरे रवैये हैं, खासकर रूस से उनके व्यापार को लेकर, उनको भारत अब सामने ला रहा है। सही है। दुनिया के जो दूसरे झगड़े हैं उन पर भी भारत ने अपना नजरिया बदला है, जैसे गाजा में युद्ध विराम की बात करना, जो उसके पिछले स्टैंड से थोड़ा अलग था। तो ये समझ बढ़ रही है कि अब चुपचाप किनारे बैठकर दुनिया देखने से काम नहीं चलेगा, मैदान में उतरना ही होगा। और विश्लेषण में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सिर्फ अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पे ध्यान देना काफी नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। आज की दुनिया में ना, कौन सा देश आर्थिक और तकनीकी तौर पर आगे बढ़ेगा, ये काफी हद तक दुनिया की राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स तय कर रही है। इसलिए भारत को अगर तरक्की करनी है, अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी है, तो उसे अपनी जियोपॉलिटिक्स को साधना ही होगा। इसके लिए जरूरी है कि वो अपनी बहुसंरेखण यानी मल्टी अलाइनमेंट की नीति को और मजबूत करे। मल्टी अलाइनमेंट मतलब एक ही वक्त में कई अलग अलग ताकतों से अपने हितों के हिसाब से रिश्ते निभाना। जैसे अमेरिका से रिश्ते सुधारना,
खासकर एक व्यापार समझौता करके। चीन के साथ गलवान के बाद जो तनाव है उसे कम करने की कोशिश जारी रखना। और साथ ही ब्रिक्स है, एससीओ जैसे मंच हैं और पूर्वी एशिया के देशों से नजदीकी बढ़ाना। ब्रिक्स का 2026 सम्मेलन भी तो भारत में ही होना है। अच्छा, तो ये सब एक साथ साधना होगा। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण यही दिखा रहा है कि भारत एक ऐसी दुनिया में अपनी राह बना रहा है जहां पुराने नियम शायद अब काम नहीं कर रहे हैं और उसे कई मोर्चों पर एक साथ जूझना पड़ रहा है। एकदम सही। और सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि भारत को अगर अपनी आर्थिक उम्मीदें पूरी करनी है तो उसे अपनी विदेशी रणनीति बहुत सोच समझकर, बहुत सावधानी से बनानी होगी। अब वो दर्शक बने रहने का वक्त खत्म हो गया है, एक्शन का टाइम है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे दुनिया की बड़ी ताकतें अपने फायदे के लिए नियमों को तोड़ मरोड़ रही हैं, अपने हिसाब से चला रही हैं, तो क्या भारत को भी अपनी रणनीतिक आज़ादी बनाए रखने और अपने हित साधने के लिए इन नियमों को चुनौती देने या शायद अपने हिसाब से ढालने की ज़रूरत पड़ेगी? इस पर सोचिएगा ज़रूर।